Hello students, in this video we'll discuss chapter number 2, the directive principles of state policy. बेटा इस वीडियो में हम सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या है, सोशल इक्वालिटी क्या है, गांधी जी के क्या व्यूज़ थे रिगार्डिंग सोशल इक्वालिटी, साथ ही साथ हम यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी डिस्कस करेंगे कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होते हैं, शेड्यूल कास्ट क्या है, शेड्यूल ट्राइब क्या है। तो ऑल इन ऑल ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। बेटा अगर आप इंडिया में रहते हैं, इंडियन सिटीज़न हैं, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई आप सर्टेन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे। कौन सी होती हैं वो सर्टेन ड्यूटीज़? वो ड्यूटीज़ जो कहाँ पर लिखी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर पूछे कि भाई ये है क्या, तो आप कैसे बताओगे कि ये रूल बुक है अकॉर्डिंग टू विच आर कंट्री इज रन। वो बुक जिसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री रन होती है, हमारी गवर्नमेंट जिसके अकॉर्डिंग काम करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ड्यूटीज़ लिखी गई हैं जिन्हें परफॉर्म करना हमारा कर्तव्य है। हर इंडियन सिटीजन को वो ड्यूटीज़ को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जैसे हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम एज अ इंडियन सिटीजन कुछ ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें, ऐसे ही हमारे गवर्नमेंट से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सर्टेन आइडियल्स को मीट करेगी और सर्टेन डायरेक्शंस को फॉलो करेगी, गाइडलाइंस को फॉलो करेगी। हम हमारी सरकार से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ आदर्शों का पालन करेंगी, कुछ डायरेक्शंस को फॉलो करेंगी, गाइडलाइंस को फॉलो करेंगी, और इन्हीं आदर्शों को, इन्हीं गाइडलाइंस को जिसे सरकार को फॉलो करना ही है, हम क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। अब बेटा आपको एज इट इज़ लर्न कर लेना है यहाँ से यहाँ तक। क्या ये 4 लाइनें बोलना चाह रही? कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना ही कि भाई जैसे हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम कुछ ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे, सेम वे में हम गवर्नमेंट से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ आइडियल्स को, सर्टेन आइडियल्स को मीट करेगी, सर्टेन गाइडलाइंस को फॉलो करेगी, सर्टेन डायरेक्शंस को फॉलो करेगी एट द टाइम ऑफ मेकिंग पॉलिसीज़। हमारी कंट्री में जो चुनी हुई सरकार होती है वही हमारे लिए काम करती है, तो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप सर्टेन आइडियल्स को मीट करें, जब भी कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएं तो सर्टेन डायरेक्शंस को फॉलो करें, गाइडलाइंस को फॉलो करें, और इन्हीं प्रिंसिपल्स को क्या कहा गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बेटा ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं इनमें आइडियलिस्टिक एम्स हैं। दिस प्रिंसिपल कंटेन्स आइडियलिस्टिक एम्स। भाई कुछ उद्देश्य हैं और बहुत ही आइडियल उद्देश्य हैं, एस्पिरेशंस है लोगों की, जो पॉलिसी मेकर्स के लिए किस तरीके का काम करती है? गाइडलाइंस की तरह काम करती है। भाई आपको लोगों के लिए काम करना है, पर ये जो हमने गाइडलाइंस दे दी है इसके अंतर्गत ही आपको लोगों के लिए काम करना है। अच्छा ये गाइडलाइंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के लिए, बेटा दोनों के लिए भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी है। ठीक है बेटा, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये क्या कंटेन करते हैं? आइडियलिस्टिक एम्स एंड एस्पिरेशंस। लोग सरकारों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आइडियली हमारी कंट्री को किस तरीके से चलना चाहिए, ये सब कुछ इन प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है। ठीक है, ये गाइडलाइन की तरह काम करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। भाई जो भी व्यक्ति पॉलिसी बनाएगा वो इन बातों का ध्यान रखेगा। ये जो प्रिंसिपल हैं इनका एम है, इनका उद्देश्य है कि भाई इंडिया को क्या बनाना है? एक वेलफेयर स्टेट। क्या बनाना है बेटा? वेलफेयर स्टेट। क्या मीनिंग होता है वेलफेयर स्टेट का बेटा? कल्याणकारी राज्य। ठीक है, क्या होता है? कल्याणकारी राज्य। तो ये जो प्रिंसिपल हैं इनका एम है इंडिया को क्या बनाना? वेलफेयर स्टेट बनाना। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा? जहाँ पर सारे सिटीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो इक्वल हो, रिसोर्स एक्विजिशन की बात हो, रिसोर्स यूसेज की बात हो तो उसके लिए भी सबको इक्वल राइट्स मिले।
क्लियर है कि भाई अगर इंडिया में जो रिसोर्सेज हैं उस पर सबका हक है, आप गरीब हैं तो भी, आप अमीर हैं तो भी। सो वेलफेयर स्टेट वो कंट्री होती है जहाँ पर हर व्यक्ति के पास, हर सिटीजन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो। हमारे इंडिया में अवेलेबल होती है। ठीक है, आप पढ़िए, यूपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए। यूपीएससी का जब एग्ज़ाम फॉर्म आप भरते हैं तो आपसे किसी भी टाइप से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप रेलवेज़ का फॉर्म भर सकते हैं, आप किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में पढ़ सकते हैं। तो हमें क्या मिल रही है? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, इक्वल राइट है किसको यूज़ करने के? रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। और इवन हमारी गवर्नमेंट किसकी भी गारंटी देती है बेटा? हेल्दी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। पर आप लोगों को लग रहा होगा मैडम पावर्टी है कंट्री में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का भी नहीं हो रहा है। देखिए ना, मुकेश अंबानी के पास कितना पैसा है, अडानी के पास कितना पैसा है, पर हमारे पास तो उतना नहीं है। सबके पास लग्जीरियस हाउस नहीं होता है बेटा। तो यहाँ पर लग्जरी की बात नहीं की जा रही है, बेसिक नीड्स की बात की जा रही है। तो बेसिक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए जो भी कोई आपकी नीड होगी उसको गवर्नमेंट पूरा करती है। देखो हमारी कंट्री में फूड सिक्योरिटी है, तो फूड आपको फ्री में मिलता है। कुछ 2 रुपये 3 किलो में चावल दाल मतलब गेहूँ और चावल मिल जाता है, केरोसिन मिलता है, शुगर मिलता है, बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे। ठीक है, फिर कितने स्टेट्स में हम देख रहे हैं जो इनके डेवलपमेंटल एसोसिएशंस होते हैं, वो 1 BHK टाइप या एक रूम या एक हॉल ये लोगों को बना के दे रहे हैं। आप लोगों ने नायक मूवी में देखा होगा ना कि गरीबों की झुग्गियों की जगह पर उनको घर बना के दे दिए गए थे। इस टाइप से हमारी गवर्नमेंट काम करती है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारी स्टेट पॉलिसी के, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक। तो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक, और कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में? पार्ट 4 में। आर्टिकल की बात आएगी कि भाई फंडामेंटल नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ से कहाँ तक है, तो बोलना आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, तो बोलना 4th पार्ट में, 36 से 51 और चौथा पार्ट। दे एसेंशियली कंटेन, तो फर्स्ट है बेटा प्रिंसिपल्स प्रमोटिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी। आर्थिक समानता कैसे लाई जा सकती है, कैसे प्रमोट की जा सकती है, इसके सिद्धांतों को इंक्लूड करता है। दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल्स को भी ये इंक्लूड करता है। गांधी जी कैसे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट चाहते थे। पहले हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक इक्वालिटी को कैसे प्रमोट करता है बेटा। इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक और इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। तो हम आर्थिक समानता कैसे ला सकते हैं? ये जो प्रिंसिपल है इनका एम है कि भाई इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस दिया जाए, लोगों को सामाजिक न्याय दिया जाए, आर्थिक न्याय दिया जाए। जो गवर्नमेंट है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इन चीज़ों को इंश्योर करेगी। पहला, सबके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी और लाइवलीहुड के सफिशिएंट मीन्स विमेन को अवेलेबल कराएगी। तो पहली जो एक्सपेक्टेशन है हमारी सरकार से वो यही है कि भाई एम्प्लॉयमेंट सबको दो, सफिशिएंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीविका के सफिशिएंट मीन्स प्रोवाइड कराओ, आदमी को भी और औरत को भी, मतलब काम सबके पास अवेलेबल हो। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे यहाँ विमेन का जो वर्क हुआ करता था वो अनपेड हुआ करता था, उन्हें वेजेस कम दिए जाते थे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये भी इंश्योर कराते हैं कि इक्वल पे होगा इक्वल वर्क के लिए। अगर विमेन ने दोनों ने एक जैसा काम किया तो बेटा उनका पे भी एक बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस रिगार्ड में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि भाई आदमी है तो उसे ज़्यादा दिया जाएगा, औरत है तो उसे कम दिया जाएगा। देन डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल, जितने भी हमारे भारत में रह रहे नागरिक हैं उन सबके पास क्या हो? डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो। बेटा हम मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड की, आज हमारी पॉपुलेशन मोर देन 140 करोड़ है। तो बेटा इतने लोगों को डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना थोड़ा सा मुश्किल काम है, पर हमारी गवर्नमेंट कंटिन्यू ये काम करती आ रही है। ठीक है, पर ये हिमालयन जॉब है, कोई छोटा टास्क नहीं है। देखो हमारी गवर्नमेंट कंटिन्यू
फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रही है लोगों को। कोरोना के टाइम में भी हमने फूड डिस्ट्रीब्यूट किया, ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए, अभी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू हम ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं। देन कई जगह पर हाउसेस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं पुअर पीपल को। देन आयुष्मान योजना जैसी योजना ले आए हैं, जिस योजना के अंतर्गत आप 8 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री में करा सकते हो। गवर्नमेंट स्कूल्स खोल रही है, कॉलेजेस खोल रही है, और इवन अब तो नया प्रस्ताव जारी हुआ है कि आयुष्मान की जो राशि थी 8 लाख, उससे वो अमाउंट को भी बढ़ा दिया जाएगा। तो आर गवर्नमेंट इज ट्राइंग हार्ड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल, एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, एंड स्ट्राइविंग हार्ड टू गिव देम डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आसान नहीं है। अब वो तुम लोगों ने वो भी हो ना कि हमारी गवर्नमेंट टॉयलेट्स बनवा रही है, तो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबको मिले, ऐसा हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। इवन जो मैनेजमेंट होता है इंडस्ट्रीज़ का, उसमें भी हम देख रहे हैं कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है। वर्कर्स क्या चाहते हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, डिमांड्स क्या हैं, उसके लिए मैनेजमेंट में उनका रोल है। और बेटा ये भी गवर्नमेंट का काम ही है कि वो देखे कि जहाँ पर भी हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ वर्किंग कंडीशंस जस्ट तो हैं, ह्यूमन तो हैं, ऐसा तो नहीं है अनहेल्दी कंडीशंस में हमारे लोगों से काम करवाया जा रहा है। हेल्थ प्रॉपरली मेंटेन रहेगी कि नहीं रहेगी व्यक्ति की, अगर वो वहाँ कंटिन्यू काम करता रहेगा तो हेल्थ को प्रोटेक्शन देना, ह्यूमन जस्ट कंडीशन में काम करवाना, ये भी हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा टास्क है। कितनी बार हम लोग देखते हैं माइनिंग वर्कर्स बहुत सफ़र कर रहे हैं, उन्हें लंग्स डिसीज़ होती जा रही है, माइनिंग साइट्स कोलैप्स कर जाती हैं, तो गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करे कि उन्हें पूरी तरीके से सेफ्टी दी जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि विमेन को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए, बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए, प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। ये पोस्टर कितनी अच्छी बात कह रहा है, चाइल्ड इज़ मीन टू लर्न नॉट टू अर्न। बच्चे भैया पढ़ने के लिए हैं, सीखने के लिए हैं, पैसा कमाने के लिए तो नहीं है। फिर भी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में हम देखते हैं, चाय वाय की टपरियों पर हम देखते हैं कि भाई बच्चे को काम दे देते हैं, बच्चा ग्लास धो रहा है, कहीं बर्तन धो रहा है, कहीं पर कोई और फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे गांधीयन प्रिंसिपल्स को, गांधी जी के सिद्धांत को, या उन प्रिंसिपल्स को, वो सिद्धांतों को अब हम डिस्कस करेंगे जो किसको प्रमोट करते हैं, सोशल इक्वालिटी को। सोशल इक्वालिटी बोले तो समाज में समानता कैसे लाई जा सकती। बेटा गांधी जी ने अपनी पूरी लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। महात्मा गांधी फॉलोड सम प्रिंसिपल्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। इसमें से कुछ जो प्रिंसिपल्स थे उन्हें हमने किसका पार्ट भी बनाया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। तो बेटा कुछ प्रिंसिपल्स वो हैं जिन्हें गांधी जी ने पूरी लाइफ टाइम में फॉलो किया। फिर गांधी जी का सपना था कि भाई जब भारत आज़ाद हो तो वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे सोशल इक्वालिटी लाई जाए। तो इन सब चीज़ों को हमने, इनमें से कुछ प्रिंसिपल्स को हमने किस में भी जगह दी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। इन्हें क्या कहा जाता है, गांधीयन प्रिंसिपल्स। और वो क्या है अब हम पढ़ेंगे। पहली चीज़ जो गांधी जी चाहते थे कि भाई जब भी हम आज़ाद हों तो हमारी कंट्री में विलेज पंचायत्स बनाई जाए और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पावर दी जाए कि भाई वो अपने अकॉर्डिंग काम करना चालू करे। तो गांधी जी का मतलब था कि डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक लेके जाना है, लोकल पीपल्स को एम्पावर करना है सो दैट दे कैन टेक डिसीजंस बाय देयर ओन, है ना। तो लोकल लेवल को थोड़ा सशक्त स्ट्रेंथन बनाने की बात कर रहे थे गांधी जी। भाई विलेज पंचायत बना दी जाए, पावर दे दी जाए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कि वो अपने काम खुद करे, डिसीजन लेना सीखे। गांधी जी ये भी चाहते थे कि भाई जब भी हम आज़ाद हों तो हम फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दें। किन बच्चों को, वो सारे बच्चे जो 14 साल तक की एज के हैं। तो गांधी जी कि यहाँ पर भी बहुत प्रोग्रेसिव सोच हमें देखने को मिलती है कि गांधी जी चाहते थे कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले बच्चों को जो जिनकी एज कितनी तक हो, 14 साल तक, 14 साल या 14 से कम हो। फिर सोशल जस्टिस को एस्टेब्लिश करने के लिए, इक्वालिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए गांधी जी को एक वेपन दिखता था और वो वेपन था एजुकेशन।
टू एस्टेब्लिश सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, गांधी जी चाहते थे कि सोशल जस्टिस आए, सोसाइटी में इक्वालिटी आए, और इसको लाने के लिए गांधी जी बोलते थे एक ही शस्त्र है, एक ही वेपन है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। जैसे एजुकेशन का प्रमोशन होगा ऑटोमेटिकली इक्वालिटी सोसाइटी में आ जाएगी, सोशल जस्टिस आ जाएगा। और दूसरा, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। गांधी जी कहते थे पहला काम तो हमें ये करना है कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एजुकेशन देना है, तो एजुकेशन जैसे ही आएगा उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और वो अच्छे से काम करने लग जाएंगे। दूसरा, गांधी जी चाहते थे कि हम वीकर सेक्शंस को जॉब दे दें, क्योंकि जॉब होगा तो उनके पास पैसा होगा, तो पैसे से तो कॉन्फिडेंस आता ही है, वो सोसाइटी के मेन स्ट्रीम का पार्ट बनेंगे। बेटा गांधी जी का एक और प्रिंसिपल था जो उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम भी कंटिन्यू दिया कि भाई आपको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करनी है, ड्रग्स कंज्यूम नहीं करना है। आपको पता है जब हम एक्सेसिव ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं या अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है। तो गांधी जी चाहते थे कि भाई ये दोनों चीज़ें तो होनी नहीं चाहिए, लोगों को इनको कंज्यूम करना ही नहीं चाहिए। टू प्रोहिबिट अल्कोहल एंड ड्रग्स, देन गांधी जी चाहते थे कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, विलेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाए। गांधी जी चाहते ही नहीं थे कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ लगाई जाए, गांधी जी चाहते थे छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ लगाई जाए, है ना। विलेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना चाहते थे गांधी जी। इवन गांधी जी चाहते थे कि फार्मिंग की मेथड कैसी हो, साइंटिफिक। तो गांधीयन प्रिंसिपल में ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गांधी जी खुद चाहते थे कि हमारी फार्मिंग टेक्निक्स को चेंज किया जाए, उन्हें मोर साइंटिफिक बनाया जाए, टू प्रमोट साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग। नो मोर सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, वो हम पढ़ेंगे बेटा। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट कब आया? 1976 में आया, जो क्या प्रोवाइड करता था? राइट्स टू इक्वल वेजेस। क्या? राइट्स टू इक्वल वेजेस टू मेन एंड वीमेन फॉर इक्वल वर्क। अगर आदमी औरत एक जैसा काम कर रहे हैं तो उन्हें क्या मिलनी चाहिए? इक्वल वेज मिलनी चाहिए। ये किसके थ्रू गारंटी मिली हमें? द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 के। बेटा अब हम पढ़ेंगे लिबरल प्रिंसिपल्स को, ठीक है। पहले हमने गांधीयन प्रिंसिपल्स को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लिबरल प्रिंसिपल्स को। लिबरल प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल हैं जनरली जो सबके वेल बीइंग से जुड़े हुए हैं, सबकी भलाई जन कल्याण से जुड़े हुए हैं। बेटा लिबरल का मतलब होता है जो उदार हो, फ्रीडम की बात कहे, है ना। तो ये जो लिबरल प्रिंसिपल्स हैं ये आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, उदारवाद की आइडियोलॉजी पे बेस करते हैं कि सबको इक्वालिटी मिले, सबको फ्रीडम मिले, सबके साथ जस्टिस हो। तो अब हम लिबरल प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट को सेफगार्ड प्रोवाइड करना है और वाइल्ड लाइफ को भी सेफगार्ड प्रोवाइड करना है। मतलब जब एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो हमारी लाइफ भी अच्छी होगी। अभी हम लोग देख रहे हैं दिल्ली में कितना पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन की वजह से वहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं, स्कूल को बंद करना पड़ा। तो एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हमें। तो हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, फॉरेस्ट को सेफगार्ड देंगे, इवन वाइल्ड लाइफ को भी सेफगार्ड प्रोवाइड करेंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल स्टेटस अवेलेबल होगा सबके लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल स्टेटस टू ऑल। देन फ्री लीगल असिस्टेंस टू द पुअर। बेटा जो गरीब लोग होते हैं जो कानूनी सलाह वगैरह ले नहीं पाते क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई वो जो गरीब लोग होंगे उन्हें हम फ्री लीगल असिस्टेंस देंगे। अगर कोई व्यक्ति है वो केस लड़ना चाहता है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो वकील को अफोर्ड कर पाए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है कि उसे लॉयर कौन प्रोवाइड करवाएगा? गवर्नमेंट, ठीक है। तो कोर्ट में जो जजेस होते हैं वो लॉयर प्रोवाइड करवाते हैं उस व्यक्ति को जिसके पास अपना लॉयर नहीं होता है। तो सरकार ये काम भी कर रही है, फ्री लीगल असिस्टेंस दे रही है गरीबों को। इवन हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने की भी बात की कि भाई वो लॉज, वो कानून जो शादी से जुड़े हों, डाइवोर्स से जुड़े हों, इनहेरिटेंस से जुड़े हों। मैरिज बोले तो शादी, डाइवोर्स बोले तो तलाक और इनहेरिटेंस बोले तो बेटा हमारे जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होती है उसमें जो हमारा राइट होता है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर लिबरल
जो प्रिंसिपल हैं उनमें ये भी प्रिंसिपल है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके जाएंगे। हमारे इंडिया के गोवा स्टेट में यूसीसी है, बाकी पूरे इंडिया में यूसीसी नहीं है। तो बीजेपी गवर्नमेंट चाहती है कि यूसीसी आ जाए, जिससे कि जो शादी, तलाक, इनहेरिटेंस के जो कानून हैं वो कैसे हो जाए, सेम हो जाए फॉर ऑल द कंट्री, फॉर ऑल द कम्युनिटी, फॉर ऑल द कम्युनिटी, नॉट ऑल द कंट्री। हमारी कंट्री में जितनी भी कम्युनिटी रहती हैं उन सब के लिए ये लॉ सेम हो जाए। सो लिबरल प्रिंसिपल्स में क्या भी है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के एग्जांपल मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में और सारी कम्युनिटी के लिए सेम हो। देन इंटरनेशनल पीस हो, इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को हम प्रॉपरली मेंटेन करें, ठीक है। और जितनी भी थिंग्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो जिनका नेशनल इम्पोर्टेंस है ना, राष्ट्रीय महत्व है, उनको संभाल कर रखें। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करें। मेंटेनिंग जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विथ नेशंस एंड रिस्पेक्टिंग इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज़। बेटा जितनी भी कंट्रीज से, फॉरेन कंट्रीज से हमने कोई ट्रीटी की है तो हम उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट करें, ठीक है। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसका ध्यान रखें जब भी कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क बना रहे हों। तो ऑनरेबल रिलेशंस रखने हैं हमें डिफरेंट नेशंस के साथ, है ना। इंटरनेशनल लॉज को, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को रिस्पेक्ट करना है, किसी कंट्री की सोवरेनिटी को हार्म नहीं करना है। देन एनकरेजिंग द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय डायलॉग एंड नेगोशिएशन। हम एज अ नेटिव ऑफ इंडिया, इंडिया एज अ कंट्री, हम सबको ट्राई करना चाहिए कि अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है तो वो डायलॉग और नेगोशिएशंस के लिए थ्रू सॉल्व हो, डेलिब्रेशंस के थ्रू सॉल्व हो, बातचीत करके सॉल्व हो, वॉर जैसी नौबत ना आए। अब हम देखेंगे स्टेटस एंड नीड ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये नॉन जस्टिसिएबल हैं। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या हुआ बेटा, अगर कोई व्यक्ति हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। पर अगर कोई गवर्नमेंट किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कई बात को अगर पूरा नहीं कर पाती है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। दिस मीन्स दैट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल द कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की कंप्लेंट कोर्ट जाके नहीं कर सकते, इवन कोर्ट भी गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं कर सकती है। किस केस में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के केस में, क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल हैं। बट दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट दे आर लेस इंपॉर्टेंट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटल राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेटा ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारी कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लोगों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करने की बात करते हैं जहाँ पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात होगी, सोशल इनइक्वालिटी की बात होगी। इवन ये यार्ड स्टिक की तरह काम करते हैं जो सरकार की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है। किसकी तरह काम करते हैं बेटा? यार्ड स्टिक। तो बेटा ये किसकी तरह काम करते हैं? यार्ड स्टिक, मापदंड, पैमाने की तरह काम करते हैं जो सरकार की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करती है। अब हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। पंचायती राज सिस्टम हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड ऑल ओवर द कंट्री। देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के छोड़ दिए हैं, हमने इन्हें ऑन ग्राउंड भी उतारा है। बेटा आज हमारे कंट्री में हर विलेज में विलेज पंचायत है। जो ओल्ड ज़मींदारी सिस्टम था उसे एबलिश कर दिया है, और जो एक्सेस में लैंड का कॉन्सेंट्रेशन था कुछ लोगों के पास, उनसे वो लैंड लेकर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी है अमंग लैंडलेस फार्मर। पहले जो ज़मींदार होते थे उनके पास गांव के गांव होते थे, 100 एकड़ ज़मीन, 50 एकड़ ज़मीन होती थी, तो सरकार ने उनसे उनकी एक्सेस ज़मीन को लेकर लैंडलेस फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बहुत सारे लेबर लॉज बना दिए गए हैं जिससे कि हम लेबर सेफ्टी को इंश्योर करा पाएँ, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करा पाएँ। हम क्या लेके आ गए हैं? फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट कि भैया इतना तो मिनिमम वेज आपको दिन का देना ही है वर्कर्स को। फैक्ट्री एक्ट, आपको फैक्ट्री में इस तरीके की फैसिलिटीज़ देनी है वर्कर्स को, है ना। वर्किंग कंडीशंस अच्छी रखनी है। हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस बात के लिए जोर दे रही है कि सबके लिए काम अवेलेबल हो। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को एनकरेज कर रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को एनकरेजमेंट दे रही है।
इवन प्राइमरी एजुकेशन भी अब कंपलसरी हो गया। इवन और सरकार ने ये बोल दिया अगर आपके नियर बाय एरिया में गवर्नमेंट स्कूल नहीं है तो आप किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लें, फीस हम पे करेंगे। और क्या करेगी भाई सरकार। चलो, रिजर्वेशंस दिए हैं हमने शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। बेटा शेड्यूल्ड कास्ट वो कास्ट हैं जो हमारे सोशल स्ट्राटा में लोअर रैंक में होती थी, शूद्र कम्युनिटी जिन्हें कहा जाता था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो शूद्र कम्युनिटी को बिलोंग करते थे उन्हें क्या कहा गया, शेड्यूल्ड कास्ट। मीनियल जॉब्स करते थे और बाकी तीनों को सर्व करते थे। तो जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग थे, क्योंकि हमने पास्ट में इनको एक्सप्लॉइट किया है, इन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया, तो इनको भी अब हमने रिजर्वेशन दे दिया है। शेड्यूल्ड ट्राइब, ये वो ट्राइब होती हैं बेटा जो फॉरेस्ट एरियाज़ में रहती हैं, ठीक है, जिन्हें भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़ायदा उतना नहीं मिला, एजुकेशन इन्हें इतनी नहीं मिली, तो इनको भी अभी हमने रिजर्वेशन दिया है जिससे कि ये थोड़ा बहुत पढ़ लिख पाएँ, इन्हें गवर्नमेंट जॉब मिले और ये अपने आप को इकोनॉमी का इम्पॉर्टेंट पार्ट समझने लग जाएं। तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी इन्हें रिजर्वेशंस दे दिया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी इन्हें रिजर्वेशन दिया है। अब हम पढ़ेंगे बेटा डिफरेंस कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है। दोनों ही, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी और फंडामेंटल राइट्स भी, ये क्यों बनाए गए हैं, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। बेटा ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं ये सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं। इवन जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये भी हमें एश्योरेंस देते हैं कि भाई सोशल इक्वालिटी मिलेगी, इकोनॉमिक इक्वालिटी मिलेगी। सोशल इक्वालिटी का मतलब होता है समाज में समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब होता है आर्थिक समानता, मॉनेटरी मैटर्स की बात होती है। बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं, अब हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे। देखो, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं बेटा ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। इसका मतलब अगर आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का वायलेशन होगा तो कोर्ट कभी भी गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं करेगी। दे आर नॉट जस्टिसिएबल विच मीन्स इन केस ऑफ देयर वायलेशन द कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट। देन फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये जस्टिसिएबल हैं। इसका मतलब है अगर इन आपकी फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट करेगा तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। दे डायरेक्ट द गवर्नमेंट व्हाट टू डू। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं सरकारों को गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि आपको क्या क्या करना है। ये वो प्रिविलेजेस हैं, राइट्स हैं जो लोगों को मिले हुए हैं, सिटीजन्स को मिले हुए। ये सरकार को गाइड करने वाली चीज़ है और ये लोगों को मिले हुए अधिकार हैं, राइट्स हैं। ये सोशल और इकोनॉमिक राइट्स की बात करते हैं। दे इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। ये इंश्योर करते हैं आपके पॉलिटिकल राइट्स को, सोशल राइट्स को, इकोनॉमिक राइट्स को। तो इनका एरिया बड़ा है। देन दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड नहीं किया जाता है, पर दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। इन्हें जब इमरजेंसी लगाई जाएगी बेटा, वैसे तो हमारी कंट्री में इतना फ्रिक्वेंसी में इमरजेंसी लगती ही नहीं है ना। और सेंट्रल लेवल पे नेशनल इमरजेंसी तो सिर्फ एक बार लगी थी जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी, है ना। बाकी तो छोटी मोटी होती हैं कभी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। स्टेट इमरजेंसीज़ भी कुछ स्टेट्स में लगी हैं और वो भी बहुत कम टाइम के लिए। तो इमरजेंसी तो छोड़ ही दें हम, पर फिर भी जब इमरजेंसी लगेगी तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल सस्पेंड नहीं होंगे, पर फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे। क्विक रिविजन हम करेंगे सेपरेट वीडियो में। आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।